बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद बिन नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए वीला के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। इस वीला के अंदर हम बात करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन केस लग चुका है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये सुबह का वक्त हो सकता है या 10-11 बजे का वक्त हो सकता है। 19 अगस्त की मैं बात करूं, क्योंकि मैं लेट ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, इस हवाले से थोड़ा सा इस वीला के अंदर बात करते हैं। लेकिन जो दूसरा अहम मामला है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जापान के अंदर एंट्री है। तो जो उनको रूम अलॉट किया गया, कैदी नंबर कहता हूँ 804 नंबर जो रूम अलॉट किया गया, इसकी क्या हकीकत और क्या सच्चाई है ये सरेआम सामने निकल कर आ चुकी है। ये आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि एक दिन पहले तक तो चैम गोलियां चल रही थी, लेकिन अब हमारे पास मुकम्मल तफसीलात आ चुके हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। और वहीं पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के इस दौरे की जो सरकारी खर्चे हैं, सरकारी खर्चात हैं इस कौम के टैक्स के पैसों से, तो वो भी मामला वो भी आपके सामने रखता हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वहां पर गई हैं, अपने वो मुबीना तौर पर इतलात है कि वो अपने कोई मेकअप आर्टिस्ट वगैरह ये सारा का सारा स्टाफ भी अपने साथ लेकर गई हैं। बड़ी दिलचस्प बहरहाल तफसीलात है जो आपके सामने रखने वाला हूँ। वहीं पर नवाज शरीफ और जरदारी सब रगड़े जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब एक बहुत बड़ा बयान जारी हो चुका है, यानी कि मुस्लिम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डंडे पड़ रहे हैं तो आने वाले वक्त के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर इनकी जगह पर आप नून लीग और पीपल पार्टी को भी रख दें कि इनको भी डंडे पड़ सकते हैं अगर ये ना सुधरे तो। ये क्या मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ मुकम्मल तफसील के साथ, ये भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन वहीं पर ज़ईम निगारी साहब को गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया, जो अहम तरीन चैमगोए इससे मुतालिक है वो भी आपके सामने रखता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब का बयानिया बढ़ चुका है, माफी उल्टी पड़ चुकी है, जो बार बार वो तकरीबन लगातार 3 कॉलम हर एक दिन के बाद लिख चुके हैं। तो अब उनके जो माफी वाला मामला है वो उल्टा पड़ चुका है। अब यहाँ पर सुहेल वड़ाई साहब का जो मामला है वो बहुत हद तक खराब हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था सुहेल वड़ाई साहब जब भी कोई आर्मी चीफ बनता है ये मुंह उठाकर उनके पास चले जाते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, चापलूसी करते हैं। उसके बाद आर्मी चीफ के ऊपर बयानात और उनके ऊपर तनकीदें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल सुहेल वड़ाई साहब ने भी झूठ बोले हैं, मामला को खराब किया है काफी हद तक। ये मामला आपके सामने रख देता हूँ। वीला की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिक्स हो चुके हैं। 11 बजे समाअत होगी तकरीबन। आप जब वीला देख रहे होंगे समाअत शुरू भी हो चुकी होगी, क्योंकि इस वक्त इस समाअत को जो हेड कर रहे होंगे वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, जो कि हमेशा कहते हैं कि मैंने आइन को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, मैंने अदालतों को बचाया, मैंने ये किया, निजाम को चलने दो, ये करने दो, वो करने दो। अब एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत उनकी अदालत के अंदर लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर भी सवालात खड़े हो सकते हैं। अब देखने वाले मामला है कि वो किस तरह से इस केस को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि बार बार 9 मई के बयानबाजी ये की जाती है कि मेज के नीचे कोई कांस्टेबल छुपकर उन्होंने खान साहब की बातें सुन ली थी। तो ये देखने के अब मेज के ऊपर क्या डिस्कशन होती है, वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर। लेकिन अगर इसके ऊपर आप मेरा तजिया लेते चले, मेरी राय लेते चलें, तो फिलहाल अभी वो वक्त नहीं आया कि इमरान खान को रिहा किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा याया अफरीदी साहब के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, चूंकि वो पहले कह चुके हैं कि मैं मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा। याया अफरीदी साहब पहले, अब ये तो नोटिस भेजे गए थे उसके बाद की अब समाअत हो रही है 11 बजे, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को ये आगाह कर दिया था कि मैं मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, हम ये देखेंगे कि जमानत हो सकती है या नहीं हो सकती है, बाकी मामला के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर है कि वो क्या मेज वाला मामला उठाएंगे, दीगर मामला उठाएंगे। वहां पर तो याया अफरीदी साहब ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए, लेकिन अब ये एडवोकेट वकला के ऊपर है कि वो किस तरह से इस केस को आगे लेकर चलते हैं। वहीं पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक साजिद तारड़ साहब हैं, काफी करीब तरीन समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने एक बहुत अहम तरीन ट्वीट किया। वो ये लिखते कि वन वेरी मैच्योर जर्नलिस्ट रिपोर्टेड, यानी कि वो कहते हैं एक मैच्योर जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है दैट पाकिस्तानी पंजाब चीफ मिनिस्टर वेंट टू जापान, यानी कि वो जो पाकिस्तानी चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर पंजाब हैं, वो जापान जो आई हैं टू अटेंड एन एक्सपो विद 40 to 50 पीपल्स डेलीगेशन ऑन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर वो 40-50 अफराद के साथ जो कि जापान के अंदर एक एक्सपो हो रहा है उसको अटेंड करने के लिए आई हैं। अच्छा, अब एक्सपेंस के ऊपर भी बात की। साजिद तारड़ साहब लिखते हैं कि इंक्लूडिंग पर्सनल सर्वेंट्स एंड मेकअप आर्टिस्ट, यानी कि वो कहते हैं पर्सनल सर्वेंट्स भी मोहतरमा अपने साथ लेकर वहां पर गई है नौकर, और मेकअप आर्टिस्ट भी इनके साथ हैं। दिस मुगल एम्पायर इज स्टिल ब्रीथिंग बाय द मर्सी ऑफ IMF। कैन एनीवन आंसर, कोई जवाब दे सकते हैं कि ये जो IMF के सारे कर्जों के ऊपर की भीख के ऊपर अब इस तरह के जो मामला किए जा रहे हैं, कौन जवाब दे?
अगर यहाँ पर पाकिस्तान की बात करते चलें तो आवाम गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रही है, लोग तरस रहे हैं एक एक रुपए के लिए, खाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। यहाँ पर आवाम तरस रही है और वहीं पर 40 से 50 लोगों का डेलीगेशन, जिसके अंदर मेकअप आर्टिस्ट और इनके पर्सनल सर्वेंट्स भी मौजूद हैं। अब अच्छा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ये जो दौरा है सरकारी, इसका तखमिया या खर्चात लगाए गए हैं। जो इतलात मुबैना तौर पर हमें मिल रही हैं कि मरियम नवाज का दौरे जापान 10 करोड़ रुपए का है और 16 करोड़ रुपए एडवांस मंजूर हुए। लग्जरी होटल, मर्सिडीज गाड़ियां भी इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, वहीं पर गाड़ियों की लग्जरी की तो बात कर ही रहे हैं, वहीं पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को पाक फौज का एक जहाज दिया गया एयरफोर्स की जानिब से, यानी कि एयरफोर्स के एयरफोर्स 1 पाकिस्तान अब एक वजीर आला पंजाब अपनी दौरे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि वकुला की तरफ से खबर आई है, तस्दीक आई है कि आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की गई है कि एयरफोर्स का जहाज का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता, खासतौर पर इस तरह से जिस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक्सपो को अटेंड करने के लिए जापान के अंदर वो एयरफोर्स के तैयारे का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान रियाज खान साहब के एक भाई हैं, उस्मान रियाज खान, वो ये खबर देते हैं कि जापान में 8वें फ्लोर पर नून लीग को कमरा नंबर 804 दिया गया। खुश किस्मती से मेरा एक दोस्त उस होटल में काम करता है, उसने मुझे बता दिया और लोकेशन भी शेयर की। इनकी जान नहीं छोड़ेगा। 804 तस्वीर उन्होंने जो लगाई है वो बता रहे कि ये फर्जी है, क्योंकि उसकी नौकरी का मसला बन सकता है जिन्होंने ये खबर दिया। बहरहाल ये एक हकीकत है मुबैना तौर पर, जो मैं सोर्स बता रहे हैं कि जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जिस लग्जरी होटल के अंदर वहां पर खड़ी हैं, ठहरी हैं, वहां पर उनको या उनके किसी मेंबर को या सर्वेंट को 804 रूम नंबर अलॉट किया गया। अब आप ये खुद सोचें कि इमरान खान साहब की आवाज इनको पसंद नहीं है, और जब 804 नंबर का रूम इनको अलॉट हुआ होगा तो इनकी शक्लें किस तरह से बन गई होंगी, इनकी शक्लें किस तरह से बिगड़ गई होंगी कि किस तरह से कैदी नंबर 804 के नाम से इनको चिढ़ पड़ती है और वहां पर इनको जो रूम मिला वो भी 804 नंबर का मिला। बहरहाल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा स्पीच भी कर रही थी और इस स्पीच के दौरान वहां पर कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी, तो वहां पर एक शख्स ने जापान के अंदर मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी का पोल खोलते हुए पूछा कि मैडम, ये जो कब्जा ग्रुप है, उसके बाद मतलब मरियम नवाज साहिबा जल्दी से बोल पड़ती है, मुझे पता है आपकी शिकायत, आप बैठे, मेरे पास रिटर्न में मौजूद है, मैं आपको जवाब दूं। फिर बाद में वो शख्स कहता है पता तो शहबाज शरीफ को भी है, लेकिन उसको सवाल पूरा भी नहीं सुना गया और उसका जवाब भी नहीं दिया गया। ये वीडियो काफी वायरल हो रही है, आप इसको सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपने सुन भी लिया होगा। लेकिन बहरहाल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जापान के अंदर भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया, चीफ मिनिस्टर के वहां पर नारे भी लगाए हैं। इसके बाद जो एक अहम तरीन मामला है उसके ऊपर आ जाए, वो नवाज शरीफ और जरदारी सब रगड़े जाएंगे। कैसे सब रगड़े जाएंगे? फैसल वावड़ा साहब ने एक अहम तरीन बयान जारी किया है। फैसल वावड़ा साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब तरीन समझे जाते हैं। वाडा साहब ये कहते हैं कि जो माजी में भी फौज की बदनामी का बाइस बने हैं वो रगड़े जाएंगे। जरदारी ने ईंट से ईंट बजाने की बात की, नवाज शरीफ गुजरांवाला में जनरल बाजवा, जनरल फैज की बात की, वो भी रगड़े जाएंगे। सबके लिए एक ही कानून है। ये बात मेरी नहीं है, ये बात किसी सियासतदान की नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, अपने लीडर को छोड़ दिया, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आज वही एस्टेब्लिशमेंट का बंदा सरेआम आकर ये गुफ्तगू कर रहा है कि सब रगड़े जाएंगे, चाहे वो जरदारी है चाहे वो नवाज शरीफ है, जिन्होंने माजी के अंदर फौज की बदनामी का बाइस बने हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून सारों के लिए, यानी कि डंडा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो वही डंडा जरदारी के लिए भी है और वही डंडा नवाज शरीफ के लिए भी है, वही जेलें इन दोनों के लिए भी हैं। अब ये क्या धमकी थी, क्या ये वार्निंग थी, क्या शहबाज हुकूमत से एस्टेब्लिशमेंट तंग आ चुकी है? ये लोग थक चुके हैं, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब के कालम को भी फैसल वावड़ा साहब ने उड़ा कर रख दिया है। फैसल वावड़ा साहब ने सुहेल वड़ाई के कालम के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना माफी के लिए किसी ने कहा कि मांगो, ना माफी मांगने वाला ये एडमिट करेगा कि मैंने ये काम किया है। फैसल वावड़ा साहब ने ये गुफ्तगू करते हुए, यानी कि जो सुहेल वड़ाई साहब की गुफ्तगू थी वो बयानिया मुकम्मल तौर के ऊपर फैसल वावड़ा साहब ने उड़ा कर रख दिया कि ना तो किसी ने कहा कि माफी मांगो, ना तो कोई माफी मांगने वाला। यानी कि अगर इस गुफ्तगू को देखें तो फिर वो दरअसल बात करते कि जो माफी वाला बयान है, ये जो फरिश्तों वाला जो बयान है शैतान वाला, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिया गया था, तो हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो ये मामला इस तरह से नहीं था। बहरहाल सुहेल वड़ाई साहब की जो माफी है वो उल्टी पड़ गई है, आप उनके ऊपर लान तान शुरू हो रही है कि तुम वो चापलूसी बंदे हो कि जिस भी आर्मी चीफ के गले पड़ते उसका सत्यानाश करके ये रख देते। मैंने पिछले वीडियो के अंदर नसीहत की थी आर्मी चीफ साहब को कि आर्मी चीफ साहब इस बंदे से बच कर रहे हैं, इसने तो बाजवा
डॉक्ट्राइन भी लिख दी थी। बाजवा को भी ये 10 साल के लिए हुकूमत सौंपने वाला था, लेकिन बाद में ये देखा कि बाजवा का दाम तख्ता उल्टा हुआ, उनको एक्सटेंशन नहीं मिली और उनको बाद में गालियां पड़ी। अब ये मामला इस आर्मी चीफ के साथ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने इनको पहले भी नसीहत की थी कि इस शख्स से कम बच कर रहे। वहीं पर ज़हीम लगारी साहब जो कि सहाफ़ी हैं, जिन्होंने पंजाब हुकूमत के करप्शन के ऊपर बहुत बड़े सबूत भी पेश किए थे और एक बहुत बड़ी रिपोर्टिंग भी की थी। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट आपको याद होगा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, उन ज़हीम लगारी साहब को पकड़ लिया गया है। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने दहशतगर्दी की है। और क्या दहशतगर्दी की है? वो ये दहशतगर्दी है, चूंकि 16 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायद आज़म के दिन मनाने का ऐलान किया था। लोग कायद आज़म की तस्वीर लेकर बाहर निकले थे, क्योंकि इस हुकूमत ने सरकारी इश्तहारात से भी कायद आज़म को बाहर निकाल दिया और अपने ज़ाती इश्तहारात के अंदर से भी कायद आज़म को बाहर निकाल दिया। यानी कि 14 अगस्त इस खुशी के अंदर हम मनाते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिसके अंदर कायद आज़म का बहुत बड़ा अहम तरीन किरदार था, लेकिन इस हुकूमत ने कायद आज़म को गायब कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर बाद में ये कहा था कि हम 16 अगस्त को कायद आज़म का दिन मनाएंगे, लोग बाहर निकले। अब इन ज़हीम लगारी साहब जो कि सहाफ़ी, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने उस दिन की रिपोर्टिंग की, 16 अगस्त की कवरेज की, कि लोग बाहर निकले हुए थे कायद आज़म की तस्वीर पकड़कर। इनको फिर आप पकड़ लिया गया, बाद में जनाब इनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दिया गया। यानी कि ज़हीम लगारी का कसूर यही है कि कायद आज़म डे की कवरेज के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। ये तो इस मुल्क के अंदर आज़ादी इजहार राय है, ये तो इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक है, और ये तो इस मुल्क के अंदर इंसाफ के मामलात हैं जो कि सारे इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन अभी तक अहम तरीन मामला और अहम तरीन खबर, इन सारे मामलों के ऊपर आपकी क्या राय है? अब तेरे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर करें। भी लगता है। शुक्रिया।